नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके माध्यम से कृषि से जुड़ी तमाम नवीनतम जानकारियां हम आपको साझा करते हैं। आज भी हम कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की कड़ी में हम जानेंगे आलू की आगाद खेती के बारे में और साथ ही जानेंगे बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय के संबंध में। तो आइए एक बार सबसे पहले नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। चेक डैम का निर्माण करा रही सरकार, अमरूद के पौधों के विकास के लिए छटाई जरूरी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी कोनोवीडर मशीन। किसान भाई बहनों, भूमिगत जल स्तर का कम होना चिंता का विषय है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा बारिश के पानी के संरक्षण हेतु पूरे बिहार में चेक डैम के निर्माण की परियोजना चलाई जा रही है। विशेष जानकारी भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक श्री वेंकटेश नारायण सिंह से। पीसीडी एक ऐसी संरचना होती है जिसको पानी के उल्टी धार पर खड़ा किया जाता है और यहाँ हम लोग 4 फीट पानी रोकते हैं। 4 फीट पानी रोकने से यहाँ के जलस्तर में सुधार आ जाता है। जलस्तर में सुधार आने से यहाँ लाइफ गतिविधियाँ विकसित कर जाती है। आप देखे होंगे कि यहाँ के जो कुएं और चापाकल में के लेयर में सुधार हो गया है। गांव के लोगों के आर्थिक योगदान में ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अमरूद के पौधों के उचित विकास हेतु 2 से 3 वर्ष तक मजबूत ढांचा देने के साथ साथ जमीन से 60 से 70 सेंटीमीटर तक टहनियों की छटाई जरूरी है। साथ ही इसी ऊंचाई पर अन्य शाखाओं को भी गोलाकार ढंग से छांटते रहे। ऐसा करने से पेड़ का विकास सुंदर तरीके से हो पाएगा और फल भी अच्छे आएंगे। अमरूद का फल वृक्षों की बागवानी में बेहद लोकप्रिय है। जाड़े की ऋतु में यह इतना अधिक तथा सस्ता प्राप्त होता है कि लोग इसे गरीबों का सेव कहते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक फल है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए तथा विटामिन बी भी पाए जाते हैं। इसमें लोहा, चूना तथा फास्फोरस अच्छी मात्रा में होता है। सब्जियों में प्याज का प्रयोग लगभग हर सब्जी और हर मौसम में होता है, इसलिए इसकी साल की 12 महीने बाजार में मांग बनी रहती है। इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग कर किसान अधिक लाभ ले सकते हैं। प्याज के उन्नत प्रभेदों में पूसा रत्नार, पूसा फ्लाइट, पूसा वाइट राउंड, ब्राउन स्पेनिश, अर्ली ग्रेनो, कल्याणपुर रेड राउंड, पूसा रेड, अर्का कल्याण, अर्का लाइम और अर्का कीर्तिमान आदि प्रमुख हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे कर्मठ और प्रगतिशील किसान राम कुमार, जो कि गया जिले के डोभी प्रखंड के निवासी हैं, उनका मानना है कि 7 निश्चय योजना से गांव और कृषि के साथ साथ अन्य सह व्यवसायों जैसे मत्स्य पालन आदि का भी विकास हो रहा है। किसान भाई बहनों, कोनोवीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कि धान की फसल में खरपतवार निकालने के लिए काम आता है। पंक्तियों में लगी धान की फसल में सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद इसे चला देने से खरपतवार खेत में ही दब जाते हैं। यह मानव चलित होने के कारण प्रयोग करना भी आसान है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं मुसल्लाहपुर हाट, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 1500 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज
बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की खबरें खेती के बारे में, जहां आपने जाना उन्नत प्रभेदों के बारे में, तकनीकों के बारे में, किसान साथियों के सफलता के राज के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे पहले विषय के बारे में, जो कि है आलू की आगाद खेती। नमस्कार। सब्जियों का राजा आलू की बाजार मांग पूरे साल बनी रहती है, जिसके कारण इसकी खेती करना हमारे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा भी देती है। वैसे तो हमारे किसान भाई आलू की खेती अनेक तरीके से करते हैं, पर आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आलू की आगाद खेती के बारे में। इस विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंभू कुमार जी, जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि अगर हमारे किसान भाई आलू की आगाद खेती करना चाहें तो बीजों की बुआई के लिए उपयुक्त समय कब कब होनी चाहिए? देखिए, आलू की खेती 2 सीजन में की जा सकती है। एक है रबी सीजन में और एक है आगाद खेती, जो कि सितंबर माह में किया जाता है। किसान भाई को सितंबर माह में जो खेती करते हैं उसको हम आगाद खेती कहते हैं आलू की। और जो आगाद खेती होती है वो सितंबर के 25 से लेकर 10 अक्टूबर तक की जा सकती है। और इसमें जो भी किस्में जो लगाई जाती है वह ताप से थोड़ा सहनशीलता उसमें होनी चाहिए। ताप सहनशील वेराइटीज़ में जो आपको कुफरी सूर्या है या हमारा कुछ हद तक कुफरी पोखराज है जो अर्ली बल्किंग है, उसके अलावा कुफरी ख्याति है और लाल में कुफरी अरुण है। इनकी बल्क जो कंदीकरण का प्रोसेस है वो जल्दी होता है, इसलिए ये 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने तक में ये इतने उपज दे देते हैं जिससे कि किसान की इकोनॉमिक पैदावार जो है वो अच्छी हो जाती है और अच्छी मिलती है। इसके अलावा जो है मुख्य फसल के रूप में जो नवंबर में प्रथम सप्ताह में लगाई जाती है और फिर वो लगभग 25 नवंबर तक लगाई जा सकती है। तो इस तरह से हम किसान भाई जो है हमारा खेती करते हैं। तो अगर आगाद खेती करनी है
तो आपको जो ताप सहनशील शक्ति वाली जो किस्में हैं उससे खेती करनी चाहिए, जिसमें हमने बताया कि कुफरी सूर्या है, कुफरी पुखराज है, कुफरी ख्याति है, या कुफरी हमारा अरुण है लाल में। तो और अभी आई है कुफरी थार 3 और कुफरी थार 2, ये भी ताप रेसिस्टेंट है। और कुछ अर्ली बल्किंग में एक कुफरी करण आकर के आया है, उसको भी आप लगा सकते हैं। सर, आलू की आगाध खेती करने के लिए भूमि, जलवायु और मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए? जब भी खेती करें तो उसमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऐसे बलुआई दोमट ज़मीन जहाँ की पानी का जमाव नहीं होता हो, और खास करके वो उपरार ज़मीन हो, वहाँ पे आलू लगाने से जो है आपको अच्छी उपज पैदा होती है। और ऐसा ज़मीन होना चाहिए जिसमें ह्यूमस सॉइल हो, उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल करके उसको भुरभुरी बना ली जाती है, ताकि उसमें जल धारण क्षमता भी बनी रहे। और इसके अलावा ये इस समय जब बारिश नहीं होती है तो उस समय भी ये नमी का संरक्षण का काम करती है। तो इस तरह से उस तरह से जो खेतों का है उसको चुनाव करें। और अगर इस तरह का खेत आपको उपलब्ध नहीं है तो जल निकासी की अच्छी तरह से व्यवस्था कर लेनी चाहिए, उसमें नाली बना लेना चाहिए जिससे कि पानी का जमाव नहीं हो सके, नाली के मार्फत वो बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम आलू को लगाने की पर कैसे हम ये करें, तो लगाने के लिए आपको है कि मेड़ बना करके ही इस समय आलू को लगाया जाता है। जैसे आप अगर प्लांटर से खेती कर रहे हैं तो आप प्लांटर से मेड़ पहले बना लें और उसके ऊपर आलू को आप 3 से 2.5 इंच तक जो है 2.5-3 इंच तक जो है नीचे मिट्टी में गाड़ें। कंद से कंद की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर 15 से 20 सेंटीमीटर रखें और पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। अगर आप कुदाल से खेती कर रहे हैं तो 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें, और अगर आप ये प्लांटर से कर रहे हैं तो वो 60 सेंटीमीटर की दूरी रहनी चाहिए। सर, अक्सर आलू के छोटे पौधे में देखा जाता है कि कीटों एवं रोगों से ग्रस्त होते हैं, तो इनकी नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों का सावधानी रखें? देखिए, जो आगाध खेती करते हैं उसमें ज़्यादातर जो है कटुआ पिल्लू लगता है। जो पौधे अगर जर्मिनेशन हो गया तो उसको काट करके रात में और गिरा देते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है अगर आप क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल कीजिए, या आपको रोगर का है, रोगर मिलता है तो उसका छिड़काव कर दीजिए। कभी कभी आप पौधों के पत्तियों को देखते होंगे कि जो कीड़े हैं वो छेद कर देते हैं, उसके हरितमा को खा जाते हैं। तो इसके लिए नियंत्रण के लिए भी आप अगर रोगर का इस्तेमाल करते हैं तो उचित है। अन्यथा आप जो अगर जैविक खेती की तरह लेना चाहते हैं तो नीम की जो ये है नीम प्रोडक्ट जो होती है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या वर्मी वाश का छिड़काव करके आप ये कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे उस फसल की पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, उसकी जो अंकुरण क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी होगी, और पैदावार भी 150 कुंटल से लेकर के 180 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार मिलेगा। तो ये है मेरा कहना, इतना ज़रूर है। आपको सलाह देना चाहेंगे कि किसान भाई लोकल किस्में जैसे भूरा आलू है या लाल गुलाब है, इन सब से आप खेती कम करें, क्योंकि ये 35-37% तक जितना आलू का क्षेत्र है उसको कवर किए हुए है, जिससे कि हमारे प्रोडक्टिविटी हमारे बिहार की है वो कम हो जाती है और अच्छी पैदावार नहीं मिलती है, किसान भाई को लागत नहीं निकल पाता है। तो अगर ये लेते हैं तो उनको कुफरी सूर्या है, कुफरी पुखराज का है, या कुफरी ख्याति है, या कुफरी करण का है, या हमारा जो एक नया कुफरी थार 1, थार 3, थार 4 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप कुफरी अरुण का भी लाल के कंदों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को आलू की आगाध खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण व लाभकारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 29 फरवरी 2020 ये वो तारीख थी जो देश भर के लघु, सीमांत व भूमिहीन किसानों के लिए उम्मीदों का एक नया सवेरा लेकर आई और उन्हें 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs के गठन एवं संवर्धन योजना का उपहार मिला। किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस
FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अपने लॉन्च के लगभग 2.5 साल के बाद योजना के परिणाम भी सामने आने लगे हैं। एफपीओस के गठन ने छोटे व भूमिहीन किसानों को एक समूह के रूप में इकट्ठा किया है, जिससे इनकी ताकत बढ़ी है और नई तकनीक तक पहुंच भी, जिसका असर अब इनके जीवन में दिखने लगा है। इस योजना के तहत एफपीओस को चलाने के लिए 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाते हैं और 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी की सुविधा दी जाती है। मेघालय की जयंतिया हिल्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कृषि कल्याण के साथ साथ नारी सशक्तिकरण की भी गवाह बन रही है, क्योंकि इससे जुड़ने वाले किसानों में सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अपने गठन के मात्र 9 महीने में ये एफपीओ इन महिला कृषकों की प्रगति को नई गति दे रहा है। Hachnong yang ibon ginong rem kamtam ku em pok ngani company da emi kamwan rus pak tam ginong rem sao kuman di em ngani company yo ichibon gijing mentoy gijing yarab। छत्तीसगढ़ का बालोद आज इस योजना की रोशनी से एक नई सुबह का साक्षी बन रहा है। यहाँ अप्रैल 2021 में स्थापित की गई सर्वोदय कृषक प्रोड्यूसर कंपनी आसपास के 11 गांवों के सैकड़ों किसानों का जीवन रोशन कर रही है। मैं अन्य जगह से खाद दवाई लेता था तो बहुत ही ऊंचे दामों में और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मैं जब से सर्वोदय कृषक उत्पाद लिमिटेड से जुड़ा हूं, तब से मुझे बहुत ही कम कीमत में और आसानी से खाद और दवाई मुझे मिल रही है, जो कि मेरे आय वृद्धि में बहुत ही सहायक है। जब से मैं एफपीओ में जुड़ गया हूं, तब से मुझे मार्केटिंग करने की कोई समस्या नहीं है। मेरा उत्पाद जो है एफपीओ के माध्यम से बहुत दूर दूर तक बिक रहा है। ओडिशा का संबलपुर, जहां के आदिवासी किसान कभी गरीबी कभी अंधेरे में जिया करते थे, वो आज समृद्धि के उजाले से जगमगाने लगा है और एसएफएसी की सहायता व उचित मार्गदर्शन से 7,30,000 रुपए की इक्विटी ग्रांट मिली है। एफपीओ आसलाबाद मत 2 पैसा मिलवार बाद मुई गोटे मेसीन बसई करी 2 पैसा अच्छा तेल रो मेसीन बसई करी 2 पैसा भल कमाऊछे। मैं आगे व्यापारी मैंने कम रेट रे धान नहीं जाऊले, किंतु एखन एफपीओ संस्था आसबार द्वारा हमें दुरियानु नहीं जाकर पाखे धानटा पाई पारुछु आ लाभवान बहुत होउछु। और एफपीओ के द्वारा छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने का जो मेरा लक्ष्य है, उसमें आप जैसे साथी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपको और आपके साथ जुड़े हुए इन सभी किसानों को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पे मैं उत्साह देख रहा हूं। मेरा उन सबको भी नमस्कार, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस योजना ने छोटे छोटे किसानों को जोड़कर बड़े समूहों में तब्दील कर दिया है और लघु व सीमांत किसानों की सफलता की सैकड़ों कहानियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि नए भारत का किसान अब कमजोर नहीं। वो भूमिहीन भले ही हो, पर संसाधन विहीन नहीं। उसके पास आज तकनीक की ताकत भी है और सरकार मदद की राहत भी। और मात्र 2 वर्ष के अंदर देश का अन्नदाता इस एफपीओ योजना से जुड़कर अपना जीवन सुखमय और समृद्ध बना रहा है। दर्शकों, अभी आपने जानकारी प्राप्त करी आलू की आगाद खेती के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, जो कि है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, इसके संबंध में। खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो है डॉक्टर श्री प्रसाद साहू, सहायक प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल वो किस तरह से कर सकते हैं। नमस्कार पशुपालक भाइयों, जैसा हम सभी देख रहे हैं कि मानसून का सीज़न ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन अब बारिश होना शुरू हो गया और बहुत दोनों की बारिश हो रही है। इसके चलते क्या हो गया कि हमें हमारे पशुओं को बहुत सारे परेशानी हो रही है। परेशानी इस ढंग से हो रही है कि जैसे ही बारिश हुई है, नए नए घास उगाए हैं, नए नए घास निकलने से क्या होता है, वो घास को जानवरों को जब खिलाया जाता है
तो क्या होता है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और रेशा की मात्रा बहुत कम होती है, जिससे जानवर को पानी वाली डायरिया शुरू हो जाता है और जानवर कमज़ोर हो जाते हैं, दूध उत्पादन कम हो जाता है और कई तरह की परेशानी होती है जो बरसात के भारी बारिश होने के चलते होती है। सर, बरसात के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है हमारे पशुओं को? बरसात के दिनों में खास करके हम लोग कहते हैं कि किसान भाइयों को जब भी मानसून शुरू होने से पहले, यानी बारिश शुरू होने से पहले, जो खुरहा बीमारी, गलघोटू बीमारी या लंगरिया बीमारी या दुधारू पशुओं के लिए और बकरियों के लिए हुआ PPR, इंटेरोटॉक्सिमिया, ये सब का टीकाकरण करवा लेना चाहिए, जिससे कि बरसात होने के बाद या होने पर भी किसी तरह की उसको बीमारी का आशंका कम हो जाए। लेकिन फिर भी जो बारिश जब होती है तो कई बार क्या होता है कि गौशाले की छत चू जाती है, जिससे शेड के फर्श पर पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से क्या वहाँ की नमी बढ़ जाती है। नमी बढ़ जाने से क्या हो जाती है कि फर्श गीला हो जाएगा, जानवर वहाँ पर बैठेगा और उसका गंदा पानी दूध दुहाई के बाद गाय के थन में चला जाने का चांस रहता है, इससे थनेला हो जाने का चांस रहता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, पानी का जब जमा होता है तो जानवर उसमें खड़े रहते हैं तो उसका खुर सड़ने लगता है, ये चीज़ हो जाती है। उसके अलावा क्या हो जाता है कि बहुत सारे प्रोटोजोआ जनित बीमारियां जो है, जैसे सर्रा बोलते हैं या बेबेसिया हो गया या ट्रिपोनोसोमियासिस हो गया, इस टाइप की बीमारी हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि बहुत सारे अठगोरबा, चीचड़ जो होते हैं या मक्खियों का प्रकोप उस सीजन में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पशुओं के काटने से पशुओं के शरीर पर घाव हो जाते हैं। ये सारे परेशानियाँ, बीमारियाँ पशुओं को हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका उत्पादन कम हो जाता है। सर, बदलते मौसम में पशुओं के रहने की जो व्यवस्था होती है उसको किस तरह से करें और खान पान का प्रबंधन कैसे करें? जैसे बारिश शुरू होती है तो क्या होता है कि जो खेतों में घास होते हैं या जानवर के लिए हम लोग पुआल, निवारी ये सब जो हम लोग जमा करके रखते हैं, वो भीग जाता है तो उसमें फफूंदी जमा हो जाता है। और जब उस घास को या पुआल को जब हम जानवर को खिलाते हैं तो क्या हो जाता है कि उसको एक बीमारी बोलते हैं हम लोग, जिसमें कि पशुओं का पूंछ झड़ना शुरू हो जाता है, कान झड़ना शुरू हो जाता है ना। तो एक टाइप की बीमारियाँ होती है। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जो भी घास पुआल ये सब है, ये कहने का मतलब सूखा जगह पर, शुष्क जगह पे उसको स्टोर करके रखना चाहिए। और यदि भीग गया है उसको धूप में अच्छी तरह सुखा कर खिलाना चाहिए। दूसरा चीज़ हम बोले कि जो नए घास है, जो नए घास जो हम जानवर को खिलाना है, क्योंकि खिलाने के लिए तो हमें जानवर को कुछ चाहिए, तो उस कंडीशन में हम नए घास को काट कर थोड़ा हल्का सा धूप में सुखा देंगे तो उसका पानी की मात्रा उसमें कम हो जाएगी और रेशा की मात्रा स्वाभाविक रूप से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पशुओं को हानि कम पहुँचेगा। तीसरी चीज़ है कि उसकी आवाज़ का रह गया कि आवाज़ में यदि कहीं शेड की छत से लीकेज हो रहे हो तो उसकी मरम्मत करवा दें। यदि फिर भी लीकेज हो रहा है, किसी कारणवश पानी आ रहा है, क्योंकि जब जोरों से बारिश होती है तो अगल बगल का ज़मीन कहीं ऊंचा है तो शेड में पानी आ जाता है, तो पानी आता है तो उसका निकासी की व्यवस्था करें। दूसरा चीज़ है कि शेड की समय समय पर सफाई करते रहें, उसके कीटाणुनाशक दवाइयाँ का छिड़काव करें और कीड़े मकोड़े या जो भी है मच्छर हो गया या चीचड़ हो गया, अठगोरबा हो गया, टिक्स जिसको बोलते हैं, टिक्स माइट्स बोलते हैं, तो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड का जानवरों के शेड में भी उसका छिड़काव करें और पशुओं के शरीर पर भी उसको लेप लगा कर, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, ब्यूटेक्स आता है जो बाहरी कीड़े को मारने के लिए उपयोग होता है, वो लगा करके उसको जिस दिन धूप पूरा खुला धूप हो उस दिन उसको लगा करके धुलवा करके उसको धूप में रख करके उसको धुलवा दिया जाए और उसको शेड में अंदर कर दिया जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम उसको ये कर सकते हैं। सर, बरसात के मौसम में पशुओं में दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है, किस कारण से ऐसा होता है? बरसात के दिनों में अक्सर क्या होता है कि जब बारिश होने लगती है तब पशु अपने आवास में, जो पशुशाला जो होता है उसमें, कहने का मतलब है कि बंद हो जाता है। उसको बाहर घूमने का, फिरने का या चरने के लिए जाने का मौका बहुत कम मिलता है। दूसरी चीज़ कि जब उसके शरीर का एक्सरसाइज होता है, व्यायाम नहीं हो पाता है ना, तो वो आरामदेह अपने को महसूस नहीं करता है। दूसरी चीज़ है कि जब बारिश शुरू होती है तो हमें कई तरह की दाना पानी, चारे, उसकी भी कमी हो जाती है। तो हम लोग पहले से सूखे चारे को, दाने को पहले से व्यवस्था करके सूखे जगह पर स्टोर करके रखें तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं कि अचानक बारिश हो गई, हमें अभी कुछ नहीं मिला खाने के, या बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, है ना, उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी चीज़ है कि जैसे ही बारिश होती है तो एक जगह का पानी बह करके दूसरे जगह जाता है, उससे क्या होता है बीमारियाँ, पानी वो कई बीमारियों को अपने साथ ले जाती है। और उस घास को जब हम जानवर को खिलाते हैं तो क्या होता है कि पेट में कीड़े होने के चांसेस, बैक्टीरिया जनित या वायरस जनित बीमारियाँ बहुत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और
जब मॉइस्चर नमी बढ़ जाता है सीड में, बारिश हो रही है तो नमी बढ़ना है, नमी बढ़ेगा तो अठगोरबा का प्रकोप, मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा। ये सब क्या करता है कि जानवरों के शरीर का खून चूस जाता है। तो जो हम उसको खिला रहे हैं वो जानवर को नो निकल कर उसका जो अठगोरबा जो परजीवी, बाह्य परजीवी है वो खा लेते हैं, या उसके पेट में, जानवरों के पेट में जो अंतः परजीवी होते हैं वो उसको उपयोग कर लेते हैं, जिससे जानवर को दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्व नहीं बचता है। तो इसके लिए अच्छा उपाय है कि जानवर को समय समय पर हम डिवर्मिंग करें, यानी कीड़े की दवाई दें, अंतः कीड़े का भी और बाहर वाले कीड़े का। जैसे कि हमने पहले बताया था कि बाह्य परजीवी को मारने के लिए कोई भी कीटाणुनाशक दवाई उसके शरीर पर लेप लगा करके उसको ख़त्म किया जाए, और शेर में भी कीटाणुनाशक का स्प्रे करवाया जाए। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को बहुत सारी पशुओं के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस कार्यक्रम की कड़ी में दी गई तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी होंगी। ऐसी ही जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।